बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9 फिजिक्स न्यू सिलेबस 2025 चैप्टर नंबर 4 टर्मिंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। और आज हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास। तीनों टॉपिक्स ये सैट के लिहाज से और एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत अहम है। आमतौर पे एग्जाम के अंदर इनमें से डेफिनेशंस का पूछा जाता है, तो हम डिस्कस करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स क्या होता है। देखते हैं हम सबसे पहले डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। व्हेन अ बॉडी इज इन बैलेंस पोजीशन द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स अबाउट दैट पॉइंट। डेफिनेशन के अंदर कहा गया कि हमारे पास एक पॉइंट हो, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स बराबर हो जाएं क्लॉकवाइज मूवमेंट्स को, उसको हम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स कहेंगे। तो हम एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। हमारे पास एक रॉड मौजूद था, हमने यहाँ पे एक मास को लटकाया। जैसे ही मास को लटकाया, मास डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था, तो उसको हम वेट के मीनिंग में लेंगे। जिस वक्त हमने यहाँ पे मास को लटकाया तो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर नहीं रहेगा, बल्कि आपका जो रॉड है इस पोजीशन के अंदर चला जाएगा। तो हम काम ये करते हैं कि इस साइड पे एक और मास लटकाते हैं ताकि इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ये आ जाए। तो सेम एक और मास लटकाने से फिर भी इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं आता, हम एक और लाइट मास यहाँ पे लटकाते हैं। जिस वक्त हम मास लटकाते हैं, मास को हम चेंज करते रहते हैं, तो एक पोजीशन आती है कि जो हमारा रॉड होता है इस स्टेट के अंदर आ जाता है, इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर मौजूद होता है। क्योंकि ये वाला जो सेंटर पॉइंट है, इस पॉइंट को हम पिवट पॉइंट कहते हैं। ये हमारा एक्सिस पॉइंट कहलाता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के मीनिंग में हम लेते हैं। क्योंकि इस रॉड ने अप एंड डाउन मूवमेंट करनी होती है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे मासेस का सेम होना जरूरी नहीं है कि एक साइड पे यहाँ पे भी मास सेम हो, यहाँ पे भी मास सेम हो, पोजीशन का सेम होना जरूरी नहीं है, बल्कि हमारे पास यहाँ पे टार्क का सेम होना जरूरी है। अगर मासेस डिफरेंट है तो टार्क को हम चेंज कर दें। एक साइड पे टार्क अलग कर दे, दूसरी साइड पे टार्क अलग कर दे, यानी कि दोनों का जिस वक्त हम सम करें, यहां पे पैदा होने वाला टार्क और यहां पे पैदा होने वाला टार्क दोनों आपस में बराबर। तो देखते हैं, हम फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। यहाँ पे जो टार्क प्रोड्यूस हुआ है, यहाँ पे फोर्स W1 है, यहां से लेकर यहां तक मूवमेंट आर L1 है। W1 मल्टीप्लाई L1। सेम यहाँ पे फोर्स W2 है, यहां तक जो मूवमेंट आर्म है वो L2 है, W2 मल्टीप्लाई L2। सेम इसी तरह यहाँ पे जो फोर्स है वो W3 है, और यहाँ पे जो मूवमेंट आर्म है वो L3 है। तो हमारे पास W1 L1 प्लस W2 L2 इज इक्वल टू W3 L3, यानी कि इस साइड पे जो टार्क प्रोड्यूस हुआ है और इस साइड पे जो टार्क प्रोड्यूस हुआ है, दोनों टार्क आपस में इक्वल है। इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। एक और डेफिनेशन है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत ही आसान डेफिनेशन है, बहुत ही इजी है। ऐसा पॉइंट होता है जो जमीन की तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की फोर्सेस एक्ट कर रही है। हर पॉइंट पे एक फोर्स एक्ट कर रही है, वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। उन तमाम फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है, यानी कि लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। जिस वक्त वो सम करती हैं तो हम एक रिजल्टेंट फोर्स हासिल करते हैं। वो रिजल्टेंट फोर्स जमीन की तरफ एक्ट करती है। उसी लाइन के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट मौजूद होता है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। ग्रेविटेशनल जो वैल्यू हमारे पास उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ये जगह को चेंज करने से, यानी कि हमारे पास जब प्लेस को चेंज करेंगे तो ये चेंज हो सकता है। तो देखते हैं, हम एक एग्जांपल देते हैं। हमारे पास ये बुक है, किताब है हमारे पास। तो ये हमारे पास इस जगह के ऊपर भी एक फोर्स एक्ट कर रही है डाउनवर्ड, यहाँ पे भी डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है, यहाँ पे भी डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है। हर लम्हे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, और तमाम की तमाम डायरेक्शन, तमाम की तमाम फोर्सेस की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो जिस वक्त अगर हम इस किताब को छोड़ते हैं तो ये किताब का ये वाला जो पॉइंट होगा ये सरफेस पे जाके टकराएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि जितनी फोर्सेस डाउनवर्ड एक्ट कर रही थी उन तमाम का सम हुआ, और इस जगह के ऊपर उसका रिजल्टेंट फोर्स बना। जिस वक्त इस जगह के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स बना तो ये पॉइंट सरफेस के ऊपर जाके टकराएगा। तो इस लाइन के अंदर, इस पूरी लाइन के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट मौजूद होगा। ऑब्जेक्ट की शेप तब्दील करने से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तब्दील हो जाता है। देखते हैं, मुख्तलिफ डायग्राम्स है हमारे पास। एक सर्कल है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है। हमारे पास एक सर्कुलर फॉर्म है, सॉरी स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, सर्कल है, और हमारे पास एक सिलेंडर है।
मीटर राड भी होता है, इसके साथ साथ हमारे पास कोई इररेगुलर शेप भी हो सकती है। तो हम काम ये करते हैं, यहां से भी डायगोनल ड्रा करते हैं, यहां से भी डायगोनल, जो सेंटर पॉइंट होता है ये हमारा पॉइंट कहलाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये ऑब्जेक्ट की शेप पे डिपेंड करता है कि आप ऑब्जेक्ट को किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं। सेम इसी तरह इससे इधर से भी डायगोनल ड्रा किया, यहां से भी डायगोनल, ये हमारा जो पॉइंट है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ट्रायंगल के मुख्तलिफ पॉइंट्स ड्रा किए और इंटरसेक्ट पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये वाला जो पॉइंट हमारा ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर इस जगह का हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेंगे तो ये पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। सेम अगर हम बॉटम का लेंगे तो ये वाला पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहां पे तमाम लाइक पैरेलल फोर्सेस इकट्ठी होके एक्ट कर रही होती है। तो हम आगे की तरफ देखते हैं, जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका हम फार्मूला डिस्कस करेंगे कि रिजल्टेंट फोर्स को हम किस तरह लिखते हैं। रिजल्टेंट फोर्स सिग्मा डब्ल्यू, सिग्मा भी कहते हैं इसको, हम समेशन के मीनिंग में भी लेते हैं। W फोर्स है, वेट है ये, क्योंकि फोर्सेस का जो सम होता है F इजिकल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो हम उसको वेट के मीनिंग में लेंगे क्योंकि वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो W कन्वर्ट हो जाएगा mg के अंदर, W इजिकल टू mg होता है। समेशन सिग्मा, इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या है, सम ऑफ, ये मजमूए को जाहिर करता है, ये तमाम की तमाम फोर्सेस का जो रिजल्ट है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ प्लेन लैमिना, हमारे पास एक इररेगुलर ऑब्जेक्ट हो, लैमिना से मुराद हमारे पास ऑब्जेक्ट रेगुलर फॉर्म में भी हो सकता है, इररेगुलर फॉर्म में भी हो सकता है। लैमिना का मतलब कतन ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट इररेगुलर शेप में होगा। लैमिना का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट मौजूद है वो बहुत ही थिन है, बहुत ही पतली चादर का बना हुआ है, यूं कह सकते हैं हम। ऑब्जेक्ट रेगुलर भी हो सकता है, इररेगुलर भी, लेकिन यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे वो इररेगुलर को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास अगर एक ऑब्जेक्ट इररेगुलर फॉर्म में मौजूद है तो उसका हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे मालूम करेंगे, क्योंकि हम स्क्वायर को, रेक्टेंगल को, सर्कल को, मीटर रॉड को एंड सो ऑन काफी चीजों को डिस्कस कर चुके हैं जो रेगुलर शेप में थी। इररेगुलर शेप को हम किस तरह डिस्कस करेंगे, इसका तरीकाकार यह कि हमारे पास ये इररेगुलर बॉडी है, हम इसको यहाँ पे हम इसको हुक के जरिए यहाँ पे हम लटका देते हैं। जैसे हम यहाँ पे लटकाएंगे तो इस जगह के ऊपर हम प्लम लाइन लटका देंगे। इसको हमने यहाँ पे लटका दिया पूरी इररेगुलर बॉडी को। इररेगुलर बॉडी को हमने लटका के इसके साथ हमने एक प्लम लाइन ली। प्लम लाइन जो मिस्त्रियों के पास आमतौर पे धागा होता है और उसके नीचे लट्टू सा बंधा हुआ होता है, वो प्लम लाइन होती है। उसको हमने जैसे ही लटकाया और इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर, मतलब कि उसने एक हमें बैलेंस शेप दे दी। यहां से हम एक लाइन ड्रा कर देंगे सीधी कि हमने प्लम लाइन की डायरेक्शन में एक लाइन ड्रा की। सेम इसी तरह हम इसकी शेप तब्दील करते हैं, हम इस जगह से इसको लटका देते हैं। जिस वक्त हम इस जगह से इसको लटका देते हैं तो हम यहाँ पे भी प्लम लाइन को लटकाएंगे हुक की मदद से, तो यहाँ पे हम एक और लाइन ड्रा कर सकते हैं। अगर हम इसका रिजल्ट यानी कि एग्जैक्ट देखना चाहते हैं तो हम एक और पॉइंट से हम इसको लटका के एक और लाइन हम इसको इस तरीके से ड्रा कर सकते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट होगा जहां पे तीनों पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये पॉइंट हमारा इस ऑब्जेक्ट का, इररेगुलर ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट कहलाएगा। ये जो लाइनें हमने लिखी हैं ये किताब के मुताबिक ही हैं। The object is suspended, its center of gravity lies on the vertical lines draw from the point of suspension with the help of plumb line। प्लम लाइन की मदद से हमने एक लाइन को ड्रा किया, इसको पहले हमने लटकाया, फिर प्लम लाइन के जरिए हमने एक लाइन को ड्रा किया। The exact position of the center of gravity, ये COG से हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, is at the point where two such lines cross each other as shown in a figure। हमारे पास जैसे दो लाइनें थी, दोनों लाइनें एक पॉइंट के ऊपर क्रॉस किया हमने, एक यानी कि एक और तीसरी लाइन में हम ले सकते हैं ताकि हमारा जो पॉइंट है उसके हमें करेक्शन हो जाए कि यही हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन एग्जिस्ट इनसाइड अ बॉडी, ये हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के इनसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है। लाजमी नहीं है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के सेंटर में ही हो, बॉडी के आउटसाइड भी हो सकता है। आउटसाइड द बॉडी इज इन केस ऑफ अ कप, जैसे हमारे पास कप होता है, हम आउटर साइड पे उसको पकड़ा हुआ होता है, वो पॉइंट हमारा एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है और वो पॉइंट हमारा सरफेस की तरफ ज्यादा एक्ट कर रहा होता है। आगे की तरफ हम देखेंगे सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम डिस्कस कर चुके हैं। एक बहुत ही अहम पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी मोस्टली ऑब्जेक्ट का एक ही पॉइंट के ऊपर होता है।
क्योंकि हम उसको सरफेस पे चेक कर रहे होते हैं, वहां पे जी की वैल्यू अगर हर जगह पे सरफेस के ऊपर सेम है तो जो भी ऑब्जेक्ट आप चेक करेंगे उसका जो सेंटर ऑफ मास है वही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। अगर आप ऑब्जेक्ट को किसी और जगह के ऊपर ले गए हैं, यानी कि आपने हाइट चेंज कर ली है, तो फिर वहां से सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो सकता है। अगर आप सरफेस पे उसको चेक कर रहे हैं, वहां पे जी की वैल्यू को यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट कंसीडर करते हुए सेंटर ऑफ मास को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह सकते हैं, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम सेंटर ऑफ मास भी कह सकते हैं। अब सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन देखेंगे। किताब के ऊपर सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन थोड़ी सी मुश्किल है, इसको हमने एक और आसान मीनिंग में डेफिनेशन लिखी है। जो डेफिनेशन आपको आसान लगे, जिसका कंसेप्ट ज्यादा हो, वो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। तो देखते हैं, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज दैट पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ बॉडी इज एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, एक मास है, उसका तमाम मास एक पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहा हो, वो पॉइंट कंसंट्रेट कर रहा हो, मौजूद हो, वो पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ मास कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन क्या लिखी है? सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज सच अ पॉइंट वेयर अप्लाइड अ फोर्स causes the system to move without rotation। हमारे पास एक पॉइंट था, हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, उस पॉइंट के ऊपर जिस वक्त हमने फोर्स अप्लाई की तो बॉडी तो मूव कर गई, लेकिन बॉडी ने रोटेट नहीं किया। बॉडी विदाउट रोटेशन आगे की तरफ मूव कर गई। जैसे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, अगर यहां से मैं अप्लाई करता हूं, फोर्स अप्लाई करता हूं, ये बॉडी आगे की तरफ मूव कर जाए, लेकिन बॉडी रोटेट ना करे, बॉडी अपने एक्सिस के ऊपर घूमती हुई ना जाए, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास है। ये क्या कहलाएगा जी? सेंटर ऑफ मास। इसकी एग्जांपल एक किताब के ऊपर भी दी गई है, बुक के ऊपर मौजूद है। डायग्राम में जैसे जाहिर किया है कि हमारे पास एक रेंच है, हमने उसको फॉल किया है, हमने उसको फेंका है, सॉरी उसको हमने थ्रो किया है। जैसे हमने उसको थ्रो किया सरफेस के ऊपर, जैसे ही सरफेस के ऊपर थ्रो किया तो वो आगे की तरफ मूव करता हुआ चला गया, लेकिन अपनी जगह के ऊपर नहीं घूमा। वजह ये थी कि हमने जिस पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाई है वो पॉइंट उसका सेंटर ऑफ मास पॉइंट था। जैसे हमारे पास दो हमने एक एग्जांपल ली है, हमारे पास यहाँ पे भी मास मौजूद है, यहाँ पे भी मास मौजूद है, दोनों मासेस सेम है। जिस वक्त दोनों मासेस सेम है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, ये इसका सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। इस पॉइंट के ऊपर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अंदर आ जाएगा। सेम इसी तरह सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। अगर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है, हमने इसको इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर लेके आना है या हमने इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, तो हम काम ये करेंगे कि हम ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे, अगर उस पॉइंट को हम पकड़ें या वहां पे हम फोर्स अप्लाई करें तो वो पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। तो मोस्टली यहाँ पे मास ज्यादा है, यहाँ पे मास कम है, तो वो हैवियर मास के करीब पॉइंट बन रहा होता है। ये पॉइंट हमारा, ये सपोजिशन कह सकते हो आप, एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि हैवी मास के करीब ही बनेगा। ये पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। इस पॉइंट के ऊपर आप फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट विदाउट रोटेशन आगे की तरफ मूव कर जाएगा। आगे हमने लिखा है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वेयर जी इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म। सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर जो जी की वैल्यू होती है ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होती है। तो वहां पे वही बात आ गई, सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट को इनसाइड विद इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वही आपका पॉइंट सेंटर ऑफ मास हो सकता है, अगर आप उसको सरफेस के ऊपर चेक कर रहे हैं, क्योंकि सरफेस के ऊपर जी की वैल्यू यूनिफॉर्म होती है, सेम रहती है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को लेक्चर आसानी से समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।